Properties of electron, proton and neutron. बैठो शानवी, प्रॉपर्टीज लिखना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कंपेयर लिखना है। कंपेयर लिखो तो इलेक्ट्रॉन अरे दिव्यांश का ले जाओ, दिव्यांश होगा नीचे, नहीं तो बोल देना आके ले जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, these are the three subatomic particles। तो पहले लिखो इनका मास। तो मास 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। ओके, निखिल इसका मास बताओ। आज का बताते नहीं हो, आज का बोलो। 1.672 672 into 10 to the power minus 27 kg. क्यों? Sir, 1.674 into 10 to the power minus 27. Into 10 to the power minus 27 kg। अर्पित, चार्ज बताइए इलेक्ट्रॉन का। minus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम भी बोला था, बोलो। 1.6 इसका बोलो। 0 कूलम। नाउ अब इसके बाद आप इसमें देखें कि सिंबल बता सकते सिंबल भी बता सकते हैं। सिंबल तो E माइनस P प्लस M नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा? दैट इज, इतनी बात हो गई, डिस्कवर्ड बाय, ज्यादा तो नहीं बता सकते, बस डिस्कवर्ड बाय। तो जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, स्नेहा बिश्नोई, इन सबके ईयर बताओ, ईयर ऑफ डिस्कवरी। डेट करती हो अर्पित? 1897। इसका 1990। इसका 1932। ठीक है। इसका रिपीट करो जो अर्पित ने बोला है। तुमको बता ही नहीं, मैं बोल रही 1897। हाँ 1932 ईयर ऑफ ये चीज। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एट हर्षिता। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर बताइए। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या क्या सीमाएं हैं या क्या क्या कमियां हैं? व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, व्हाई जे थॉमसन्स मॉडल फेल? कुछ भी पूछा है बोलो। Yes. Alpha particle scattering experiment। अब बोलो, यही है ना? जे थॉमसन model failed as it could not explain alpha particles scattering। तीसरा सवाल, what were the limitations of Rutherford परमाणु model, that is atomic model of Rutherford? पलक, why Rutherford atomic model failed? Atoms की
स्टेबिलिटी भी बता पाया था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो था उसको प्रूव भी कर पाया। मान्या, व्हाई रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल्ड? So, sir, it could not explain the stability of an atom. बोलो अभिषेक। Rutherford model failed because it could not explain James Maxwell's theory of electromagnetism. In this theory, he explained that the electrons are revolving, and if they are revolving, they ultimately come closer to the nucleus and collision. कुछ अभी भी कमी, कई चीजें कमी, बोलो। Sir, if any particle would go on in circular orbit, then it would radiate energy and hence it would fall back to the nucleus and thus the atom will not be stable. ठीक है। As per Rutherford's atomic model, electron revolve around atom in circular path. As per James Maxwell theory, if any charged particle accelerates it should radiate energy. So, electron also should radiate energy. Should radiate energy. इसलिए इलेक्ट्रॉन को भी ऊर्जा का उत्सर्जन करना चाहिए। Now, जेम्स मैक्सवेल की चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई आवेशित कण त्वरित होता है तो वो अपने में से विकिरण यानी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और ऊर्जा के उत्सर्जन के उपरांत क्या होगा? इफ इट रेडिएट्स एनर्जी व्हाट विल, ये तो निगेटिव है ना, इट इज ए चार्ज पार्टिकल, अगर तुम उसमें से कुछ एनर्जी निकल जाए तो वो तो पोटेंशियल से ही गई ना, और पोटेंशियल से गई तो इसे अब किसके पास आ जाना चाहिए बताओ? It should come closer to nucleus in a spiral path and ultimately fall inside nucleus in 10 to the power minus 8 second. So Rutherford model could not, it is, ये खरा नहीं उतर सका, ठीक है ना? So it could not, ये क्या नहीं करेगा बोलो? Support the James Maxwell theory, इसलिए उस पर उसे खरा उतरना चाहिए। So, ये कैसा बताइए? एंड सिंक किसमें डूब जाना चाहिए? इनसाइड न्यूक्लियस इन स्पाइरल पाथ विदिन 10 to the power minus 8 seconds. So in this model, इस मॉडल में क्या है? एटम इज नॉट स्टेबल फॉर मोर देन 10 to the power minus 8 सेकेंड, इससे ज्यादा वो स्टेबल ही नहीं, नॉट स्टेबल फॉर मोर देन 10 to the power minus 8 सेकेंड, so it failed. Okay. Now next one, question number 4. Write the describe Bohr's model of atom. Jasmita. So, sir, spectrum of hydrogen क्या होता है? हाँ? Sir, spectrum of hydrogen. जैसे कभी भी ना ये है, ये H एटम है,
एक इलेक्ट्रॉन दोनों किस ऑर्बिट में रहेगा, के शेल में रहेगा कि एल में कि एम में? बोलो, बहुत बड़ी प्रिंसिपल सिखाया है। कहाँ रहेगा बताओ? यही तो रहेगा, और बाकी तो खाली रहेगी। लेकिन अगर इसको एनर्जी दी जाए, तुम्ही को एनर्जी दी जाए, तो तुम उछल के अगली सीढ़ी पे चली जाओगी, अगली सीढ़ी पे। तो ये यहाँ से के शेल से किस में चला जाएगा? एल में। एल से किस में चला जाएगा? एम से किस में जा सकता है? एंड मान लो ये के एलिमेंट में चला गया, किसी में यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। और जब ये यहाँ से लौटेगा तो क्या कुछ एनर्जी देगा? 4 नंबर से n इज इक्वल टू 4 है, 4 से 3 में भी उतर सकता है, 2 में भी उतर सकता है, और 1 में भी उतर सकता है। 4 से कहाँ जा सकता है बोलो? 3 से 3 में जा सकता है। 4 से कहाँ जाएगा? 2 में। उसके उतरने के बहुत सारे तरीके, 1 में इसे फाइनली आना है। अच्छा, ये मान लो 4 से एक जंप लगाया और 3 में चला आया। अब 3 से भी उतरने के इसके तरीके हैं। 3 से कहाँ जा सकता है बोलो? 3 से 2 में जा सकता है। 3 से मान लो 3 से फिर 2 में आ गया, तो 2 से कहाँ जा सकता है? 1। तो 2 से 1, ये 6 तरीके की लाइट की लाइन देगा। लाइट की क्या देगा बोलो? अलग अलग, जैसे तुम्हारा बार कोड होता है कि भी पेन में चिपका रहता है सामान, वो नहीं करता है, स्कैन करना है, वो वास्तव में एक स्पेक्ट्रम ही है। किसी एटम से ऊपर उठाया और वो जब आया तो वो लाइन देगा कि नहीं, अलग अलग कलर की, तो उसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। दैट इज द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स, इट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रॉन का ऊपर जाना और वहां से तरह तरह से नीचे आना। अब तुम चौथी सीढ़ी पे हो, तुम्हारे नीचे आने के तो बहुत तरीके हैं। चौथे से 1 पे आ जाओ, 2 पे आ जाओ, 3 पे आ जाओ, 3 पे आगे फिर भी तरीके हैं, 6 तरीके हो गए कि नहीं? तो दिस इज द 6 कलर का जो बैंड बना, उसे क्या कहेंगे? कभी बार कोड देखा किसी चीज का? बिल्कुल उसी तरह दिखता है। सही। सो दैट इज स्पेक्ट्रम बुक में लिखा हुआ है ना, तो उसको हम बता देंगे। दैट इज द इट इज अ बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्ड लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ओके, अब असली बात आ रही है। डिस्क्राइब जस्मिता वो बोर्स मॉडल ऑफ एटम। श्रेया बताओ बोर्स मॉडल ऑफ। अब बताया करो, तो मानसी भी सिंसियर हो गई है। फ्राइडे को कितनी बढ़िया तरह से स्टैटिस्टिक्स कर रही है, देखा नहीं? तब भी तुम नहीं कर रही, चीजें बदल गई हैं। कहाँ हो अभी? अब बोलो। allowed inside atom, and while revolving atom does not radiate energy. Okay, repeat करो। Sir, only certain special orbits known as discrete orbits are allowed to enter are allowed in nucleus while revolving the electron. So while revolving electron around nucleus, it does not radiate energy. पहले कौन में करोगे? देखें आयुषी क्या होता है। Sir, only certain special orbits are known as discrete orbits inside the atom, and while revolving, electrons do not radiate energy. Very good. Now Nikhil, what is Bohr's atomic model? So only certain orbits known as discrete of electron उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा जो बोल रहा है। ट्रेनिंग ऑफ सेंटेंस का बोलो। मैं Only certain or special orbits which are called discrete orbits present in atom by revolving अराउंड एटम, ठीक है? इलेक्ट्रॉन डू नॉट, अभी यहाँ पर क्या बात बताई गई कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। अब बोर ने अपना नया मॉडल ले लिया, बोले हमारी खास है, हमारे ऑर्बिट में अगर करेगा, उनमें करेगा तो रेडिएट नहीं करेगा। लोगों ने पूछा ऐसे कैसे भाई? मैक्सवेल तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन अगर घूम गया, चार्ज पार्टिकल है, चल दिया तो रेडिएट करेगा। फिर तुम्हारे में बोले ये पॉस्टुलेट है, ये मेरा मानना है, इस पर सवाल मत करो। उन्होंने प्रूफ नहीं किया इसका। वो आज तक प्रूफ नहीं हो पाया।
अब देखो एमएससी तक भी जाओगे तो आपको एमएससी में 7th मॉडल मिलेगा, बीएससी में 6th है, 12th में 5th है, 11th में 4th है, 10th में कोई मॉडल नहीं। चलो अब देखो, सो अगली बात क्या कही गई है, डिस्क्राइब बोर्स एटॉमिक मॉडल। सो पोस्टुलेट, पोस्टुलेट का मतलब सिर्फ मान्यता होती है, इट कैन नॉट बी प्रूव्ड। पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये सिर्फ इन्हें हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था, और के लिए तो दिया नहीं था। एटॉमिक मॉडल क्या बताया, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स आर अलाउड इनसाइड एटम। यही है ना कि डिस्क्रीट है और कुछ है, So known as discrete orbits. Known as discrete orbits known as discrete orbits। of electrons. अच्छा, discrete orbits of electrons are allowed, ये allowed है inside atom। ये वही ऑर्बिट्स हैं जिनके बारे में भी जस्मिता बात कर रही थी। क्या बता रही थी कि दैट इज दे आर हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये उनकी एनर्जी लेवल्स हैं। वो बता रही थी ना, वो वास्तव में उसके आगे की बात बता रही थी। इसकी एक बड़ी बहन लेना, वो भी साइंस की है, तो वो उसके हिसाब से बता रही थी। दैट इज ये इसकी डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं। समझ में आ गई बात? तो इनको चाहे तो तुम शेल भी कह सकते हो। ये सब क्या है, शेल। इसी को दूसरा क्या नाम दिया जा सकता है, एनर्जी लेवल। क्या कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर, दैट इज एनर्जी लेवल। अब कुछ लोग इसे ऑर्बिट भी कह सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स है। इसी को ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी डिनोट कर रही थी। अब इनमें, इन ऑर्बिट्स में अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो क्या वो एनर्जी रेडिएट करेगा? वो कह रहे हैं होगी, उनकी थ्योरी है, लेकिन हमारी मान्यता इसमें नहीं करेगा। ठीक है, तो इनके और जो कैलकुलेशन है वो सब सही है, तो इसलिए माना गया। व्हाइल रिवॉल्विंग, अगर मान लीजिए इनमें वो रिवॉल्व करें इन दीज ऑर्बिट्स, तो क्या होगा? ठीक है, while revolving in discrete orbits, electron do not radiate energy. Electron do not radiate energy। सिर्फ इतना ही लिखना है। अब आगे वो लिख रहा हूं जो जसमिता ने बताया। These orbits are also known as, इन ऑर्बिट्स को क्या कहते हैं, आर ऑल्सो कॉल्ड शेल्स। इन्हें क्या कहेंगे, शेल्स, यानी कोश या एनर्जी लेवल। इसको कक्षा कहेंगे, इसको कोश कहेंगे, इसको ऊर्जा स्तर, दैट इज एनर्जी लेवल्स। डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे, बाय प्रिंसिपल क्वांटम। ये इनके पोस्टुलेट या एटॉमिक मॉडल का हिस्सा नहीं, अलग से जानकारी है। क्वांटम मॉडल, क्वांटम नंबर, क्या नंबर है, n। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो दैट इज शेल नंबर या एनर्जी लेवल KL। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमना चाहे तो नहीं घूम सकता, यहाँ घूमना चाहे तो नहीं घूम सकता। ठीक है, इसको कहते हैं, उसकी फिक्स्ड एनर्जी है, इसी को क्वांटम थ्योरी कहते हैं। पिछली क्लास बताया था कि नहीं, फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड वेवलेंथ, फिक्स्ड रेडियस, सब कुछ उसका फिक्स्ड है, पैकेटाइज्ड है। क्वांटम का मतलब पैकेट होता है। अब देखिए, नाउ बोर एंड बरी रूल फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। Bohr and Bury rule for filling of electron। पहला पॉइंट बताओ अभिषेक, बोर एंड बरी रूल का।
special orbits have energy levels which is denoted by 2n square, where n is 2n स्क्वायर से किसको डिनोट कर रहे हो? the- ऐसा तो कुछ नहीं, जो भी Orbit को। शेल का ऑर्बिट है उसको ऐसे नहीं कर सकते। बोलो रोहन। बताओ, अब तो तेज हो गया तुम। ये अभी भी वही रात के 3 पार्ट। चलो So the maximum number of electrons which can be accommodated in a shell is given by formula 2n square, अभी रिपीट कर देना इसको। इतना तो कर पाओगे कि ये भी नहीं करोगे? हाँ बोलते जाओ। where n is principal quantity. इतना करो, फिर दूसरा पॉइंट मैं बोलूँगा। Maximum number of shells in the atom is divided by 2n square, where n is मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स को ही तुमने 2n स्क्वायर कर दिया। maximum number of इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, in a shell is है ना? divided by 2n. पहला क्या बोला तुमने? लिख दो, फिर नहीं तो मैं ही भूल जाऊंगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, ठीक है, एन जो शेल होगी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? डिनोटेड बाय नहीं लिखना, इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। सही है, इट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। अब यहाँ पर अलग अलग शेल लिख लेना, के एल एम एन, और इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख लेना, क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4। इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ पहले में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मानसी, तुम बताओ। दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, इतनी बात समझ आ गई? तो दैट इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर। इसको कैसे निकाला गया? 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर और 2 इंटू 4 स्क्वायर। दूसरा पॉइंट बताइए जसमिता। बताती नहीं हो, बोलो शानवी। सेकंड पॉइंट, The maximum number of electrons present in the outermost shell is 8. करेक्ट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड पॉइंट क्या बताओ? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, आउटर मोस्ट शेल ना, इन आउटर मोस्ट शेल इज 8। नूर, थर्ड पॉइंट बताओ। Electron are not atoms. सही बता रहे, बोलो। Electron are not accommodated. हाँ नीचे In में a देखो। cell, हाँ, in a cell of electrons until until कब तक नहीं भरे जाएंगे? बोलो फिर से बोलो जरा। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a cell। ये तो कोई बात नहीं, फिर फ्रेमिंग बदल कर दी। बोलो, तुम्हारे फ्रेम ही नहीं बन रहे, सेंटेंस दो सेंटेंस बोले, आज दोनों का कोई मतलब ही नहीं। The previous shell is not filled हाँ ये चीज, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, in stepwise manner. पूरी बात कही आपने। चलिए इस चीज को लिखें, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिल्ड इन ए शेल अंटिल प्रीवियस शेल। सही लिखा है क्या? इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट filled in a shell until previous shells are not filled। previous से लिखा है कि lower? The inner लिखता है, inner क्या लिखा है? inner Electrons are now in a shell unless the inner cells ना, inner लिखो, previous का कोई मतलब नहीं है। inner cells are not filled, यानी electrons are filled। electrons are filled in a stepwise manner। ठीक ठीक बताया करो।
थोड़ा थोड़ा करके ही इसका बहुत हो जाता है, थोड़ा भी बताओगे ना बहुत इकट्ठा रहता है। बहुत एक साथ नहीं बताना, एक लाइन पूछे एक लाइन बता दो, उतने में बहुत हो जाएगा। अब देखिए इसके अलावा इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमने 3 कर लिए थे। ड्रॉ स्केच ऑफ गोर्स मॉडल कर लिया था 3 शेल का। 4th देखो इन टेक्स्ट का 4था सवाल। सो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा, मान लो हमने उसकी जगह कुछ और ले लिया था, लाइटर लिथियम ले लिया था, गोल्ड ना लिया होता। तो अब जरा देखो, गोल्ड में अगर 79 प्रोटॉन है, गोल्ड में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो ये जो 2 प्रोटॉन का अल्फा पार्टिकल है, हाँ सर फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ और ही करना है। क्या? सर क्वेश्चन में कंपेयर करने को भी कह रहे हैं। अभी हमने कराया नहीं, फिर क्वेश्चन नहीं दे रहा ये क्वेश्चन है बस, Sixth फिर question कभी है। कराएंगे, वो ये वजह से पढ़ाया है, ठीक है। अब मान लो ये चीज है, और वही 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का अल्फा पार्टिकल, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का अल्फा पार्टिकल तुम लिथियम में ले लो। लिथियम में क्या होता है? 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन। ना याद हो न्यूट्रॉन कोई बात नहीं, लेकिन अभी ये चैप्टर इसीलिए बना है, बताया जाएगा। 3 प्रोटॉन तो तुमको पता है क्योंकि तीसरे नंबर का है। तो ये लिथियम है और ये Au है ऑरम। ये अगर अल्फा पार्टिकल इसमें जाए तो इसके बगल से निकले तो ज्यादा रिपल्शन होगा या इसके बगल से? इसमें ज्यादा होगा। क्यों होगा बोलो? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इनॉर्मस रिपल्शन है। 79 प्रोटॉन मिलके बहुत रिपल कर देंगे और 3 क्या उतना कर पाएंगे? तो क्या लिखोगे? अगर मान लीजिए मैंने लिथियम पे बम्बार्ड किया होता अल्फा पार्टिकल तो सब कुछ वही होता, ओनली द एंगुलर डेविएशन में बी लेसर। अगर तुमने लाइट ले लिया होता तो क्या होगा बताओ? कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है। हाँ ये बात है कि 1000 एटम की आपने बना रखी थी ना एक दीवार गोल्ड की, अब उतना लिथियम तो मेलिएबल नहीं है, हो सकता है 1000 की जगह 5000 10,000 हो जाती, ठीक है कि नहीं? उनकी तो फॉइल थी ना, दूसरे उतने मेलिएबल होते हैं। एक कान के बुंदे से पूरी बास्केटबॉल को कवर किया जा सकता है, गोल्ड तो इतना मेलिएबल। लेकिन क्या लिथियम में ये चीज होगी? नहीं हो सकती। तो क्या लिखेंगे? इफ वी वुड हैव टेकन सम लाइटर मेटल, तो 4th क्वेश्चन देखो, इफ वी वुड हैव टेकन सम लाइटर metal in place of gold, for example lithium, aluminium ही ले लो, ऐसा ले सकते थे 13 वाला। then also result would be same, however लेकिन क्या होगा बोलो? एंगुलर डिफ्लेक्शन। एंगुलर डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा? जो एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है इज लेसर देन गोल्ड। एंगुलर डिफ्लेक्शन ही कम होगा। ओके मानसी, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 नेम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बताओ, अब तो तुम सिंसियर भी हो चुकी हो, अब क्यों नहीं बता रही? बोलो। वरना वो बहुत उसकी बेस लाइन कितनी वीक है, मैं बता रही है, सामने दिख रही है, कहाँ तक वो नहीं जानती है। नेम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सर लेड गोल्ड से भारी होता है। लेड टीवी कहाँ पड़ रहा है? चेक करो टीवी कहाँ पे है? आगे सर, हाँ? सर EU के आगे सर, 2 आगे, EU के 2 आगे। 82 है वो 79, 3 आगे, 3 आगे लेड का ले सकते हैं? तो वो तो कह रहा है हैवियर नहीं लाइटर। चलो सर वहाँ पे तो
अदर लिखा है। अदर मैटर। और इसके आंसर में क्या लिखा है? क्या लिखा है? नो चेंज ऑब्जर्वेशन है ना। तो however so much thin file is so is thick file particle bounce back no idea about the location of positive mass। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि no change in observation, there is no change in observation। so if we would have taken heavier metal, that then also result would be same। that is Rutherford has preferred due to malleability, gold due to malleability, other metals are so। ये लिख लो, if we would have taken, हमने क्या लिया होता बोलो, heavier metal, then also result would be same। moreover gold कैसा है, is most malleable या highly malleable than any other। ये malleable है, इस वजह से उन्होंने ऐसा लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है इन टेक्स्ट का, क्या है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, कृपा नेम 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स। सही है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तीसरी चीज देखो, सेकंड क्वेश्चन, हीलियम में एटॉमिक मास 4u है, तो हीलियम हैज एटॉमिक मास 4u और इसमें 2 प्रोटॉन है, तो कितने न्यूट्रॉन हुए? 4u का क्या मतलब है, इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे? फिर एक u इसका मास होता है, या तो प्रोटॉन का भी 1u ही होता है, लगभग तो ही होता है। और न्यूट्रॉन पे भी एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पे न्यूट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन बैठ जाए तो न्यूट्रॉन बनता है। तो तुम्हें ये बात मालूम है कि चाहे प्रोटॉन हो और या प्रोटॉन पे कौन बैठ जाए, इलेक्ट्रॉन, इसी को तो न्यूट्रॉन कहते हैं, और ये प्रोटॉन है, इसका मास भी 1u के लगभग बराबर है। चेक करो, -27 kg, और इसका कितना है 1.674 -27 kg। 1u कितना होता है 1.66056 into 10 to the power। अब देख लो कहाँ पे थर्ड सेकंड डेसिमल प्लेस से थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है। तो 1u लगभग इसका हुआ कि नहीं हुआ? अगर 4u है, अगर यहाँ पर मैं तुमसे कह दूं 160 किलो के बच्चे हैं 9th के, तो तुम बता सकते हो एक बच्चा 9th का कितने किलो का होता है? 40 किलो। ये बात तुम्हें मालूम है? तो 160 किलो के में कितने बच्चे हो जाएंगे? 4 हो। तो वैसे ही अगर मैं कहूँ 4u है, तो बताओ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे? 4 ही होंगे, क्योंकि 1u एक न्यूक्लियॉन का मास लिखाइए। सही है, तो क्या लिखने बताइए? सो इट हैज न्यूट्रॉन पूछा 4 न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलिए? वो बात अलग है, लेकिन वो पूछा क्या उसने, बोलो। न्यूट्रॉन्स पूछा, न्यूट्रॉन वो अलग बात है। सो इट हैज, इसमें कितने न्यूक्लियॉन? 4u है तो कितने न्यूक्लियॉन्स हो गए? अब लिखो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये बात तुम्हें पता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर। ये बात जानती हो? दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ये मुझे बताओ कि अगर हीलियम के न्यूक्लियस में 4 पार्टिकल हैं, 4 न्यूक्लियॉन हैं, और ये बात तुम्हें बता रहा है कि 2 उसमें प्रोटॉन हैं, तो बाकी न्यूट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन मिल के न्यूक्लियॉन होंगे। यही क्या कहलाते हैं बोलो? नंबर ऑफ
न्यूक्लियॉन्स, तो प्रोटॉन तो 2 हो गए, अब न्यूक्लियॉन कितने बचे? 2 हो गए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 2 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 4 माइनस 2 2 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज का 5वां सवाल निकालते हैं। श्रेया, इसमें कुछ पूछना है? ये वाला सवाल समझ आया तुमको? Let us now differentiate between Thomson's atomic model Rutherford's atomic model and Bohr's atomic model. Rutherford's. Thomson's atomic model. पहला क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का। सो इट इज, पहला लिखो इनका एटॉमिक मॉडल क्या है। तो एटॉमिक मॉडल क्या कहता है? दैट इज कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, एटम कंसिस्ट ऑफ positively charged sphere. Electrons are embedded in it. दूसरा पॉइंट क्या है? Atom is electrically neutral as a whole. Electrically neutral as a whole, as total positive charge of atom, positive charge of atom is equal to total negative charge of electron. दूसरी चीज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसका पहला पॉइंट किसका बताओ? आज तो तुम कुछ भी नहीं बता रही, बोल बेटा। Sir, atom consists positively charged air and electrons are embedded in it. अच्छा, थॉमसन बताने लगे, आप बोलो। Most of the space inside the atom is empty. There is a positive charge on the center of the atom called nucleus. ऐसा पहला है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी लिखा है। वो नहीं सर, देखो, that is There is a there is positively charged center in an atom. called nucleus. There is a positively, ये पहला पॉइंट है, charged center and nucleus called center. So there is a positively charged center inside atom. उसे क्या कहेंगे? ठीक है, आप इसमें कंक्लूजन बता रहे हैं। पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम में पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। मोस्ट ऑफ, और क्या लिखा है? नियरली ऑल मास ऑफ एटम इज इनसाइड न्यूक्लियस। नियरली ऑल मास ऑफ एटम इज इनसाइड न्यूक्लियस। सारा मास इसमें कहां पर है? न्यूक्लियस के अंदर में। मोस्ट ऑफ द मास, सारा तो नहीं, मोस्ट ऑफ द मास। रोहन, इसका दूसरा पॉइंट बोलो।
चलिए, इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus, revolve around the nucleus in circular path. चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। फिर तीसरी चीज बोलो। कोई बात नहीं, आप बोलो शानवी, स्नेहा। The size of nucleus is smaller than the size of the Very small in compared to the size of atom. The size of nucleus is very small. ठीक है, in comparison to size of atom. न्यूक्लियस बहुत छोटा है। चलो कोई बात नहीं। और सीधा पहले पॉइंट बोलो इनके मॉडल का। So this is, it contains a special kind of orbit known as discrete orbit, where सही है। where only electrons are inside. थोड़ा वो सेंटेंस बन नहीं, पहले सीधा बोलो। So on certain special orbits known as discrete orbits. Only certain special orbits known as discrete, ठीक है, known as discrete orbits are allowed, यही allowed है in side atom। यही है क्या कि नहीं है? in which electron revolve, ये है, ठीक है। orbits of electron are allowed in side atom। एटम में कुछ allowed है। while revolving in these orbit electron do not radiate energy। while revolving, सर बोर में जो रदरफोर्ड के बाकी सारे पॉइंट्स उनसे एग्री किया था। हाँ, सारे से एग्री किया था, बस उनकी रेडियस अलग अलग रखा। R0 दैट इज पहले वाले का, ठीक है, दैट इज 0.529 पिकोमीटर। कितना था इनका पहला बोर्ड? पहला जो रेडियस है ना, इतने मीटर का था पहला, जहाँ पहला इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा इससे 4 गुना, इसको बोर्ड रेडियस के नाम से जाना था। तुम अगर गूगल में जाओगे और बोलोगे रदरफोर्ड मॉडल, उंगली तुम्हारी थक जाएगी, लेकिन विकिपीडिया नहीं थकेगा। शाम तक तुम फिंगर ही हिलाते रहोगे, इतनी मोटी बोर्ड। सिर्फ मैंने अभी MSc का पेपर दिया, इतनी मोटी तो रदरफोर्ड की, थक जाओगे। उसके आगे जाओगे तो PhD में इतनी मोटी। ऐसा ना सोचो ये लोग ऐसे ही थे, इतनी इतनी लिख के गए तब जाके नोबेल पाए। भाई रदरफोर्ड के 19 बच्चों को नोबेल मिला है, मजाक बात है क्या? 20 से थे, एक मर गया, नहीं तो वो भी पा जाता। उन्हीं के साथ तुमने क्या था? while revolving around nucleus electron do not radiate energy। बात समझ आ गई? यही सब रहेगा। तुम आगे क्लास में जाओगे फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर जाओगे 11 तो फिर 13 BSc पार्ट, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर BSc पार्ट 3 में एटॉमिक स्ट्रक्चर, MSc पार्ट 1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर। तुम पूरी जिंदगी यही पढ़ते रहोगी, लेकिन नई चीज पढ़ोगे, क्योंकि इतनी मोटी किताब एक बार में तो पढ़ाई नहीं जा सकती। इसने इतना जिसने सीख लिया तभी तो आगे सीख पाएगा, और जिसका बेस लाइन कमजोर होगा वो वहाँ हैरत में पड़ जाएगा। सर इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, तो फिर वहाँ पे हो पाएगा। तो इतना सीखना है, क्योंकि इसके आगे तुम्हें सीखना है तो इतना सीखना पड़ेगा कि नहीं? ये चीज है, ये जरूरी है, इसको सीखना ही है। आगे की बात, दूसरी चीज है कि ये तो अलग अलग मॉडल है। दूसरा कि इसकी वैलिडिटी, वैलिड कितना है? वैलिडिटी इट कुड नॉट, ये क्या है बोलो? लिमिटेशन। इट कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या लिखे? लिमिटेशंस लिखो। क्या लिखोगे यहाँ पे? लिमिटेशंस अच्छा वर्ड है।
It could not explain alpha particles scattering experiment. ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। हाँ, इसकी लिमिटेशन क्या लिखे? इट कुड नॉट एक्सप्लेन, बोलो सही बता रहे, James Max. सही, दोनों ने सही बताया, इनकी भी बात सही। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी दिस मॉडल इज नॉट स्टेबल फॉर मोर देन 10 to the power -8 सेकेंड। दिस मॉडल इज, अच्छा बताया जसमिता, तेज है ये, स्टेबल फॉर more than 10 to the power -8 second. It could not explain James Maxwell's electromagnetic theory. ठीक है? It could not explain James Maxwell's electromagnetic theory. Wrong. इसका बताओ। ठीक है? It has lot of assumptions and it is mere postulate. ये मात्र मान्यता वाला है और उसमें बहुत सारे assumption हैं। It has lot of assumptions. This model is based on postulate. This model is a postulate. ठीक है? तीसरी चीज, इसको देने वाला, सो हु हैज गिवन, या गिवन बाय किसने दिया, बोलो पूरा नाम लिख दो। नाम तो ऊपर लिखा। थॉमसन है, तो जे थॉमसन इन कब दिया? 1919 में तो इन्होंने दिया, 87 में इन्होंने दिया, है 1890 है ना? तो इसमें भी कुछ लिख लेंगे। अब आगे लिखो। इसके बाद आप क्या करोगे कि इट इज बेस्ड ऑन, ये कैसी है बताइए, क्वांटम फिजिक्स। ये क्वांटम फिजिक्स पे बेस्ड है। इतना आपने लिख दिया बहुत है। इससे ज्यादा एक चीज और लिख सकते हैं, इनका मॉडल बना पूरा नाम, यानी क्यों लिमिटेशंस है, उनका मॉडल क्या है। एक और चीज लिख देना, इसमें न्यूक्लियस के अंदर इसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन, इसमें किसके आए बताओ। सब एटॉमिक पार्टिकल किसे लिया गया बोलो? दैट इज इलेक्ट्रॉन। उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एंड, तब तक दो की खोज हो चुकी थी, और इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आया है। तो मतलब इनके में तीनों हैं, इनमें दो हैं, जब इन्होंने दिया है दो लिखा जाता है। इनमें न्यूक्लियस किसके किसमें प्रेजेंट है? न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। नाउ अब देखो, न्यूक्लियस एब्सेंट और प्रेजेंट, और दिस इज प्रेजेंट। ओके, अब एक इनका मॉडल और बना दो ऐसा, या बहुत सारे माइनस माइनस दिखा देना। दिस इज इलेक्ट्रॉन्स और दिस इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, यहाँ प्लस प्लस ऐसे लिखा। पॉजिटिवली चार्ज एटम, पॉजिटिवली चार्ज, इसको कैसे दिखाओगे? एक सेंटर में बस छोटा सा प्लस दिखाओ, एक सर्कल, दो सर्कल और तीन, तीन में एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाना बस, झुमके का मॉडल। इसमें क्या दिखाओगे? एक सेंटर, सेंटर पर डॉट दिखा देना है, कुछ दिखाया नहीं जाता, प्लस माइनस कुछ नहीं दिखा जाता, बुक में देख लेना ऐसे बना। और कैसे दिखाओगे? के एल एम, यहाँ क्या लिखोगे? न्यूक्लियस,
ठीक है। इसी सवाल को करो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, समझ में आया? पूरे आ गए? पूरे लोग, बाकी लोग जमा करें, आप लेट क्यों कर रहे हैं? तो ये फर्स्ट ट्वेंटी के यहाँ है, अब जमा करो। वैलेंसी भी लिखेंगे ना। जमा करो या उसको नीचे रखो, नहीं तो क्लास सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, दो लोग लिख रहे हैं। वैलेंसी भी लिखेंगे। हाँ देखिए, दैट इज, अब हम लोग इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले 20, तो पहले 20 कौन कौन से हैं? दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पहला बड़ा ही रहेगा। लिथियम के बाद क्या है? बेरिलियम। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, बेरिलियम गलत है। डबल आर नहीं है, बेरिलियम, बोरॉन, दैट इज कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दैट इज फ्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, 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 फॉस्फोरस, सल्फर, phosphorus and sulfur, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन एंड आर्गन। तो इनकी निमोनिक्स क्या है? हा, ही, लीबे, बक, नॉफ, मीना, मग, आलसी, डीएस, कलर, केका। अब इनका ये जिस सीरियल में आते हैं ये उनके टी शर्ट का नंबर है, एटॉमिक नंबर। नंबर 1 सर, नंबर 2 सर, 2 पे कौन आएगा? हीलियम। जैसे तेंदुलकर की 10 होती है, टी शर्ट नंबर होता है खिलाड़ियों की, तो ये एटॉमिक नंबर की बेस्ड ऑन टेबल है। सही है, सबसे पहले उसमें लिखा भी है कि दैट इज एटॉमिक नंबर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एटॉमिक नंबर, जो मोज़ले के द्वारा दी गई है, हेनरी मोज़ले के द्वारा। अब देखो इन सब के सिंबल, तो दीज आर एलिमेंट, और इनके सिंबल क्या होंगे? एच, हा, ही, ली, ली, बे, ब, बक, नौ, नॉफ, ने, नी, ना, मग, मग, आल, सी, पीएस, बीएस, कल, एल, अल। ये टेबल आपको इसलिए पढ़ाई जा रही है बोर एंड बेरी प्रिंसिपल सिखाने के लिए कि 2n² के हिसाब से इसको फिल करो। जरा करो तो क्या आप मुझे बताएंगे कि इन सभी में इनके एटॉमिक नंबर क्या है? जो किसी का एटॉमिक नंबर होता है वही तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन एक एक करके सेंटर में बढ़ेगा। जिसके सेंटर में प्रोटॉन है उसके तो अपने आप ही एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। घर में अगर तुम्हारे लड़का है तो दुल्हन तो अपने आप ही आएगी, अब लड़का ही नहीं है तो आप आएगी क्या? बहू ले आओगे। तो जिसके घर में लड़का है वो इलेक्ट्रॉन बहू है, वो आ ही जाए, हवा में घूम फिर रही है वो। सही। तो इसलिए धीरे धीरे हाइड्रोजन के एक लड़का पैदा हुआ, हीलियम के 2 प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर कैसे बढ़ जाएंगे? न्यूट्रॉन उस घर में उपस्थित लड़कियों की संख्या है जो उसे जोड़े रखती है। आगे चल के पता चलेगा, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ। न्यूट्रॉन इज द बाइंडिंग फोर्स। तुमसे कोई आगे पूछ भी रहे ना तो ब्लाइंडली बोल देना कि घर में न्यूट्रॉन क्या कर रहे हैं सेंटर में, कह दो वही तो प्रोटॉन को जोड़े रखे हैं, राखी बांधना। अब आगे देखो, समझ में आई बात? अब आगे देखिए, दैट इज तो इन सभी के एटॉमिक नंबर, व्हाट आर देयर एटॉमिक नंबर्स?
जिस क्रम में आए हैं वही इनके एटॉमिक नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पीरियोडिक टेबल में ये इसी सीरीज में आए हैं। तो बताओ इनके प्रोटॉन आयुषी प्रोटॉन के नंबर बताओ सबके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो बोर के नियम के अनुसार जितने सेंटर में, रदरफोर्ड के नियम के अनुसार जितने सेंटर में प्रोटॉन होंगे उतने ही उनमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, सो दैट इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज ए होल। इसको लिखो प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए, न्यूट्रॉन बाद बताएंगे। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इतनी बात समझ आ गई। जनरली जो न्यूट्रॉन होते हैं वो इवन नंबर में बराबरी के होते हैं। ध्यान दो, मान लीजिए इस पे कुछ नहीं है लेकिन 2 पे 2 सही है, 4 वाले को भी छोड़ दो, लेकिन फिर इसके आगे यहाँ तक भी छोड़ दो, यहाँ आ जाओ 6 पे 6 7 पे 7 8 पे 8, फिर अब इवन पे चलो, ये 10 है तो 10 पे 10 7 पे भी छोड़ दो, यानी इसके आगे मैं सब लिख रहा हूँ। और 12 पे 12 14 पे 14 16 पे 16 और 18 पे भी 20 है। थोड़ा सा इसमें आप देख लेना इसमें 20, अदरवाइज सर 22 है सर, 22 इस पे 22 4 40 होगा सर। 40 हो जाएगा। इतना तुमने समझ लिया। अब बाकी सब में एक एक बढ़ा दो, तो उसमें 4 वाले को ध्यान देना होगा, 4 वाले में भी एक बढ़ाना पड़ेगा। शुरुआती है तो याद हो ही जाता है लोगों की, बेरिलियम का 9 है। अब बस आप मुझे बता दो हर्षिता क्या क्या लिखते जाए। यहाँ क्या लिखते हैं, 4 न्यूट्रॉन 5 6, यहाँ तो 7 ही देंगे, यहाँ एक नहीं बढ़ाना है, मालूम है ना। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ये एक ऐसा है जिसमें वही रहेगा, इसमें बाकी सब में बढ़ा देना, ठीक है। और बोलो 12 14 16 18 इतनी बात तुम्हें समझ आ गई, राइट। ये जो चीज है इन दोनों को अब जोड़ो, जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या वही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, क्या वही उसके मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या वो उसका मास नंबर कहलाएगा। भाई अगर जो मास को बढ़ा रहा है तो हम कहेंगे हमारे पास कितने मास नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही तो हमारा मास नंबर है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला दो, उसी से तो मास बनता है, इलेक्ट्रॉन से कहाँ इतना बन पाता है। तो मास नंबर क्या होता है बताओ, मास नंबर किसे कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। रोहन बताते जाओ सारा पहले का मास नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ जोड़ के बताओ, 1 4 7 9 11 12 14 16 19 19 20 23। वही चीज मोस्टली यू में भी हो जाती है, आगे निश्रा बता देगी। बोलो 24 या 27 25 किसी का तुम्हें पता है, टेक्निकल बात है। 28 31 32 35 और इसका 35.5 वो मास नंबर यही है, वो उसका एटॉमिक मास है। मास नंबर पे क्या कोई हाफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, मास नंबर पूछे तो यही बताना। मास नंबर को 35.5 वो अलग है, एटॉमिक मास अलग चीज है। नंबर कितने, क्या कहोगे 10 लड़के 10.5 लड़कियां, उनका धड़ की नीचे का ऐसा नहीं बोला जाता है कि नंबर थोड़ी आधे आधे होते हैं। समझ में आ गई बात की नहीं, सिर्फ तुम्हें ये बताना फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर। आप बताओ
कोई बात नहीं। हाँ, कैल्शियम का कोई बात नहीं। आप नाइट्रोजन को बताओ, सरल कुछ। ठीक। बेरिलियम का बताओ और सरल। चलो अब इससे सरल क्या पूछते हैं? तुम हाइड्रोजन सोचे थी, हाइड्रोजन को चलो कोई बात नहीं। ऑक्सीजन का बताओ। बता नहीं पा रही। चलो हाँ, फ्लोरीन को बताओ। 19 क्या है? एटॉमिक मास का क्या कुछ नहीं है, नंबर की बात हो रही है। मास तो यू में होता है। बोलो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ, मास नंबर। मास नंबर का मतलब है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या। सही है। बेरिलियम का बताओ। इंडियन का एटॉमिक नंबर 4 और मास नंबर चलो इसी टेबल को बनाइए आप पेपर पे। ये हटा देंगे, ये रहेगा। सिंपल खुद लिखना है, सब कुछ पूरा लिखना है। चलो ऊपर का सब रहेगा, बस जो ऊपर लिखा है।